4 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा और इस मैच के बारे में जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान का यहाँ पर जीतना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन मेरी नजर में अगर पाकिस्तान यहाँ पर नहीं जीत पाता तो फिर भी इस मैच की जो सिग्निफिकेंस है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मैच के अंदर जो कुछ पाकिस्तान करेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा या एक तरह से आईना दिखाएगा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो दोबारा से रेनोवेट किए जा रहे हैं। तो जो असल में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने की लगन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कितनी है और किस अंदाज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो लड़ती हुई दिखाई देगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। सो ये पहला मैच मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी है उसको भी डिफाइन करेगा। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां हैं उसको भी डिफाइन करेगा। सो इसीलिए इस मैच की जो प्लेइंग 11 है वो की रोल प्ले करेगी कि पाकिस्तान की सोच क्या है। और लास्ट 2 दिनों से जो प्रैक्टिस सेशंस पाकिस्तान ने एमसीजी के अंदर किए हैं वहां पर काफी ज्यादा रगड़ा जो है वो खिलाड़ियों को लगाया गया और बड़ी सख्त ट्रेनिंग जो है वो खिलाड़ियों ने की है। लेकिन अब सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर फखर जमान चूंकि अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पर साइम अयूब को खिलाया जाएगा या फिर कोई और अनएक्सपेक्टेड मूव जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानब से की जाती है। और अनएक्सपेक्टेड मूव से जो मुराद लिया जा रहा है वो हसीबुल्ला खान है। सो इसके ऊपर जो डिटेल्स है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, इस वक्त जो एक नई डिबेट शुरू हुई है वो है कामरान गुलाम को लेकर है कि कामरान गुलाम ने चूंकि पाकिस्तान को टेस्ट टीम में जब इन्होंने डेब्यू किया तो पाकिस्तान के लिए पहली इनिंग के अंदर ही सेंचुरी स्कोर की थी और अब इनका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूंकि पाकिस्तान करवाने जा रहा है तो फिर ऐसी सिचुएशन में कामरान गुलाम से पूछना चाहिए कि वो किस पोजीशन के ऊपर कंफर्टेबल है। और ये जो लोग बात कर रहे हैं ना ये इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि कामरान गुलाम ने चैंपियंस कप के अंदर नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बैटिंग की थी तो अब उनसे पूछकर नंबर 3 पोजीशन जो है वो कामरान गुलाम को दे देनी चाहिए। और इनडायरेक्टली जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो बाबर आजम के ऊपर पड़ेगा। और इसके ऊपर जो डिटेल है वो भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कामरान गुलाम के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट है वो क्या सोच रखती है या क्या सोच कर उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर फास्ट बॉलर कौन से होंगे क्योंकि आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब डेब्यू किया था टेस्ट में तो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी अपनी बैटिंग के थ्रू। सो यहाँ पर वो प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे और फिर एडिशनल जो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो है फास्ट बॉलिंग की। सो इसीलिए जो पाकिस्तान के पास अब फास्ट बॉलिंग के अंदर ऑप्शंस हैं मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, इन 4 में से 3 फास्ट बॉलर जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने हैं। सो किन 3 खिलाड़ियों को या 3 फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए इसके ऊपर भी जो डिस्कशन है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 पिलर, दोनों के ऊपर बेइंतहा तनकीद होती है, दोनों को बिलो द बेल्ट हिट किया जाता है और अब दोनों के पास करो या मरो का मौका है। जो खबरें ऑस्ट्रेलिया से सामने आई हैं वो इन दोनों खिलाड़ी और इनके फैंस के लिए कुछ अच्छी नहीं है। वो क्या है इसके ऊपर भी जो डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, घंटी का बटन जो है उसको भी दबा दीजिएगा। और इसके अलावा पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपके सामने जो एक प्रॉब्लम ये यूट्यूब चैनल फेस कर रहा है वो रखा था कि ये शैडो बैन का शिकार हो चुका है। सो शैडो बैन रिमूव करने के लिए जो आप सबकी सपोर्ट है वो दरकार है और अभी तक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और इसी पॉजिटिव रिस्पांस को हमने कंटिन्यू करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा अपनी राय जो है उसका इजहार करना है और इसके अलावा जो वीडियो है उसको लाइक भी करनी है। और आप सबका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बड़ा कीमती होता है और उसके ऊपर जनाब जो अपना फीडबैक है वो भी इन रिप्लाई में देता हूँ। और इसके अलावा जो आपके फीडबैक के अंदर की और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको मैं ग्रैब भी करता हूँ और मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं फिर उनके ऊपर अमल भी करता हूँ। अब आते हैं जनाब जो हमारा असल टॉपिक है पाकिस्तान की प्लेइंग 11। या सबसे पहले बाबर, शाहीन पाकिस्तान क्रिकेट के 2 पिलर, लेकिन ये दोनों पिलर इंग्लैंड के खिलाफ
जो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस थे, उनसे ड्रॉप कर दिए गए और पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो इस वक़्त खेल रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये दोनों ड्रॉप नहीं हुए थे। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हकीकत ये है कि इनको रेस्ट के नाम पर ड्रॉप किया गया था और अब इनकी दौरा ऑस्ट्रेलिया पर वापसी हो रही है। तो जो इस वक़्त खबरें सामने आई हैं, वो ये हैं कि चूँकि पहली दफ़ा जब पिलर्स सरका दिए गए थे दौराए इंग्लैंड, जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम अभी लास्ट मंथ में टेस्ट सीरीज खेल रही थी, तो अब अगर इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं जाती और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवाती, तो फिर दूसरी दफा इनको इनकी पोजीशन से पुश करना मुश्किल नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। सो अब दोनों रिसेंट टाइम्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस तरह से इनके बड़े नाम ये बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। सो अब दोनों के लिए परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी परफॉर्मेंस के अंदर कहीं भी ऊंच नीच आई तो इनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अपनी जगह कायम रखना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और दोनों पाकिस्तान को तन तनहा जो मैचेस है वो जितवाने की सलाहियत रखते हैं और दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। मैं किसी एक को भी डाउन डिग्रेड नहीं करूंगा या नीचे ही नहीं गिराऊंगा और मेरी नजर में शाहीन शाह अफरीदी की अपनी सलाहियत है, वो फास्ट बॉलिंग के अंदर नई गेंद के साथ तबाही चाह सकते हैं और वहीं पर मैच जो है उसको पाकिस्तान के हाथ में मोड़ सकते हैं और अगर बाबर आजम खड़े हो जाएं और 60-70 रन अगर वो लगा जाए अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो देन पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सीरीज है वो जनाब जीत सकता है। सो ये दोनों खिलाड़ी हैं और एक और बात जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है कि जो टीम का माहौल है वो भी बेहतर होता दिखाई दे रहा है। पहले जो टूर्स थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी थे वो दिल से एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, लेकिन अब जो मोहसिन नकवी साहब ने छड़ी चलाई है ना, उसका ये रिजल्ट मिला कि खिलाड़ी दिल से एक दूसरे के आमने सामने बैठने की बजाय दिल से एक दूसरे के साथ बैठ गए हैं और इनको पता चल गया कि जनाब हम टीम से बड़े नहीं हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन फैंस के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि अगर वो ये सोच रहे थे कि उनके फेवरेट खिलाड़ी परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद टीम का हिस्सा रहेंगे, तो अब मजीद ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है इसमें सबसे पहला सवाल जो है कि पाकिस्तान के लिए ओपनर कौन से होंगे और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा क्लोज से ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका ये मानना है कि इस सीरीज में पाकिस्तान के पास एज एन ओपनर जो ऑप्शंस हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, क्योंकि जो मेन ओपनर्स थे या जो ओपनिंग कर सकते थे वो तो इस टूर पर या ये जो 15 मेंबर स्क्वाड है इसका हिस्सा ही नहीं है। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान को कुछ फोर्स चेंजेस जो हैं वो करनी पड़ सकती हैं अपनी हिम्मत अमली के अंदर। और पहला ये है कि अगर लोग ये मान रहे हैं कि साम अयूब जो है उनके साथ पाकिस्तान ओपन करेगा तो फिर जो एमसीजी ग्राउंड की डायमेंशंस हैं, जो उस ग्राउंड की बाउंड्री साइज है, अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए और उसके मुताबिक टीम चूज की जाए तो देन साम अयूब जो है वो जब भी नो लुक शॉट खेलने के लिए जाएंगे तो जो जनाब वो बाउंड्री के ऊपर कैच उनका पकड़ा जाता है वो हमें यहाँ पर भी दिखाई देगा। और दौरे न्यूजीलैंड में जब साम अयूब एज एन ओपनर खेले थे तो पहले मैच में तो उनको कामयाबी मिली थी नो लुक शॉट के साथ, लेकिन बाद में वहां पर फील्डर जो है वो पोजीशन कर दिया गया था और वो फील्डर जो है वो गेंद को पकड़ लेता था। तो यहाँ पर चूंकि जो बाउंड्री साइज है वो मिनिमम 70 मीटर का है और अगर जनाब ऑफ साइड और ऑन साइड को देखा जाए तो ये 80 मीटर तक भी जाता है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर स्ट्रोक मेकर प्लेयर है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत होगी। सो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो कामरान गुलाम है उनके साथ ओपनिंग करनी चाहिए और कामरान गुलाम चुके नंबर 3 पोजीशन पर भी खेलते हैं तो एज एन ओपनर खेलना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सो उनको ओपन करवा देनी चाहिए। इसके अलावा बाबर आजम जो है वो नंबर 3 पोजीशन ओडीआई क्रिकेट के अंदर बड़ा की पोजीशन होती है। सो यहाँ पर पाकिस्तान को बाबर आजम के साथ ही जाना चाहिए। नंबर 4 पर रिजवानी खेलेंगे और नंबर 5 अगेन डिबेट है कि कौन खेलेगा। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक सलमान अली आगा जो है वो खेलेंगे और जो छठा नंबर है वहां पर पाकिस्तान को कम से कम जो जनाब इरफान खान न्याजी हैं उनको बैटिंग करवानी चाहिए, क्योंकि इरफान खान न्याजी जब नीचे आएंगे तो वो स्ट्रोक प्लेयर तो हैं लेकिन उसके साथ लंबी हिटिंग भी करते हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। देन नंबर 7 पोजीशन के ऊपर आप जनाब जो आमिर जमाल है उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे ही बनाएंगे। सो नंबर 7 पर वो खेलेंगे। देन नंबर 8 पर इरफान मिन्हाज, फैसल अकरम। अब दोनों खिलाड़ियों को देखा जाए तो डोमेस्टिक के अंदर इनकी परफॉर्मेंस
बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जनाब विकेटें नहीं ली हुई या जो पर्ची सिस्टम है उसके थ्रू टीम में आए हैं, लेकिन दोनों में जो की डिफरेंस है, जो फैसल अकरम है उनकी गेंद को टर्न ज्यादा मिलता है और वो जनाब रिस्ट स्पिनर भी हैं और वो अगर अपनी लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल कर जाते हैं तो वो कुलदीप यादव की तरह बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। जबकि दूसरी साइड पर इरफान मिन्हाज इज जस्ट लाइक जडेजा। जडेजा जो है वो बॉलिंग के अंदर बड़े तेज तेज ओवर्स निकालते हैं और वहां पर बड़े टाइडी ओवर्स करते हैं और बैटिंग के अंदर भी वो इंडिया को जनाब नंबर 7 नंबर 8 के ऊपर जो पावर हिटिंग की एबिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं या अक्षर पटेल की तरह वो खेलते हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान मुझे लगता है कि सख्त मुकाबला होगा। और एक और बात जो एमसीजी ग्राउंड की है, वहां पर चूंकि बाउंड्री साइज बड़ा है तो स्पिनर का होना इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर स्पिनर का होना। सो यहाँ पर मे भी जो स्लाइट एज है वो फैसल अकरम को मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान अगर ये सोचेगा कि हमने अपनी बैटिंग को डेप्थ देना है तो वहां पर फिर इरफान मिन्हाज जो है उनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। देन जनाब जो लास्ट 3 पोजीशंस है वहां पर 4 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला है। मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन नई गेंद के साथ बॉलिंग करते हैं और दूसरे एंड के ऊपर अगर नसीम को खिलाया जाता है या मोहम्मद हसनैन को, तो ये दोनों भी नई गेंद के साथ ज्यादा बेहतर बॉलिंग करते हैं। जबकि जो पुरानी गेंद है, यानी कि अगर आप 40वें ओवर के बाद बॉलिंग करवाएंगे तो वहां पर हारिस रऊफ जो है वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सो अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसके लिए सरदर्द है कि वो किस 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करूं तो मेरी नजर में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हसनैन जो है उनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे, मोहम्मद हसनैन को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाएगा। सो अब जनाब ये कल तक जो पुरानी पॉलिसी है उसके तहत चूंकि 24 घंटे पहले पाकिस्तान प्लेइंग 11 अनाउंस कर देता तो कल तक पता चल जाएगा और फिर हम देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर फॉल्ट क्या है या क्या सोचकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट है उन्होंने प्लेइंग 11 तश्कील दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।